दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रही हैं। इस वक्त अंतिम दर्शन उनके किए जा रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय में और 2:30 बजे निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल 3:55 पर उनका निधन हो गया था। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया निजामुद्दीन स्थित, वहां पर उनके दर्शन किए और अभी अब से कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है जहां पर उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। तो किस तरह से शीला दीक्षित का पूरा राजनीतिक करियर रहा, जो उनकी एक छवि है दिल्ली के विकास की, उस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पूरा गेस्ट का पैनल है। सबसे पहले मैं जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। सुब्रत भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में। उमाकांत लखेड़ा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। निमिष कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मेरे साथ। इसके अलावा एसके दत्ता साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में साथ में हैं मेरे। नवीन कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में साथ में हैं। मनीष अवस्थी जी इंडिया न्यूज के चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मनीष जी, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, कई बार आपकी मुलाकात हुई होगी शीला दीक्षित से भी। किस तरीके से आप उनको देखते हैं? दिल्ली को बदलने वाली शख्सियत कहा जाता है कि दिल्ली को अपने 15 साल वो मुख्यमंत्री रही तो एकदम आधुनिक दिल्ली बना दिया था। आप किस तरीके से याद करेंगे? मेरे ख्याल से लगातार आज के अखबारों में भी जो लिखा है कि दिल्ली की शिल्पकार, दिल्ली की बिल्डर, और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है रोहित कि जब भी मैं उनसे मिला, मेरा एक इंटरव्यू आज भी एक मुझे स्मरण आता है कि इंटरव्यू में उन्होंने दिल खोलकर इतनी बातें की थी, ऐसी बातें जो शायद मैं केवल आपसे वो बातें करूंगा जो केवल आपके इर्द गिर्द हैं, राजनीति नहीं। तो उसमें उन्होंने कई अपने जीवन के ऐसे राज खोले थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि जब मैं एक पंजाबी परिवार से कानकुब्ज परिवार की बहू बनकर आई तो घूंघट जो लेना पड़ा वो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मिरांडा हाउस की पड़ी एक लड़की को अगर घूंघट लेना पड़े तो फिर उसकी आड़ में, उस घूंघट की आड़ में उन्होंने अपने पिता को एक पोस्टकार्ड लिखा और उसमें उन्होंने जो लिखा उन्होंने उसको भी बता कि भाई 16वीं सदी में आपने मुझे भेज दिया। तो इस तरह से उनकी यादें उन्होंने जो साझा की थी, मुझे ऐसा लगता है कि मिलनसारिता का परिचय, उसके साथ साथ एक सौम्य और उसके साथ साथ उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट रहती थी, मुझे ऐसा लगता है कि उनके विरोधी भी धाराशायी हो जाते थे और वो विरोधियों से निपटने के लिए शायद यहाँ पर मौजूद तमाम ऐसे पैनलिस्ट हमारे साथ जो बैठे हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि उनकी जो मुस्कुराहट होती थी वो अपने आप में विरोधियों को निपटा देती थी। बिल्कुल नवीन जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग है, राजनीतिक और वैचारिक मतभेद अलग हैं, लेकिन अगर इन पर्सन अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत विवाह कुशल थी शीला दीक्षित जी। वैसे आज का दिन बड़ा कठिन दिन है। मैं अभी हमारे पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम जी गर्ग उनको श्रद्धांजलि देकर के आ रहा हूँ। उनका भी आज तड़के निधन हो गया, कल शीला जी का निधन हुआ था। और दोनों में जिस प्रकार से दोनों में अपनी अपनी एक विशेष समानताएं थी। मांगेराम जी ने धर्म का बहुत प्रचार किया, धर्म के लिए बहुत सारी यात्राएं, धर्म के लिए धार्मिक संस्थान अध्यक्ष रहते हुए धर्म सेवाएं, जागरण यात्राएं निकाली हैं। धर्म से लोगों को जोड़ने का काम किया। शीला जी ने अपने व्यवहार से लोगों को जोड़ने का काम किया। जो अटल जी ने शुरू किया दिल्ली के अंदर मेट्रो का काम, जिसके मेट्रो के पहले मेट्रो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मदन लाल खुराना बने थे चुनाव के बाद, 93 और 98 में जब पहली बार शीला जी आई थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी बिना किसी द्वेष, बिना किसी, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जो है उन्होंने मनभेद नहीं है, उन्होंने उसको और गति दी, उसको आगे बढ़ाया। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स जो पहले शुरुआत की, जैसे रोडों को नेशनल हाईवे लेकर के अटल जी की बड़ी योजना थी सड़कों को गांवों तक ले जाने की, उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर शीला दीक्षित सरकार में होती या जीवित होती, मैं ये बात फिर भी कहूंगा विरोधी प्रतिपक्ष में होने के नाते आज दिल्ली में कि होती, तो शायद जो प्रधानमंत्री की जो हेल्थ की स्कीम है या दूसरी स्कीम है वो बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती। बेशक केंद्र में सरकार किसी उनके दूसरे दल की हो, अटल जी की सरकार केंद्र में थी, शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन कोई मतभेद नजर नहीं आते थे, मनभेद नजर नहीं आते थे। मतभेद हुआ करते थे, इश्यूज के ऊपर बात हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली का विकास हुआ था। आज वो कमी तो खलेगी। ऐसे नेता जो हमने कई बार, मुझे याद है कि मैं अनेकों बार मीडिया में रहते हुए उनसे बहुत बार मिला हूं। 2003 में जब मैंने चुनाव लड़ा था दिल्ली में, तब भी शीला जी की सरकार थी, उनसे तब भी मुलाकात हुई। तो हमारे सामने आने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि हमारे आपस में कोई प्रतिद्वंदिता है। बात करते थे तो सुनी जाती थी और वो कहती थी कि नहीं सही है, तुम इस पे कार्रवाई भी करोगी। और हो सकता प्रयास करती हूँ, बहुत सारे करती हूँ, लेकिन उनका जो व्यवहार कुशल होना, वो सबको जोड़ना था। उनके बारे में कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से
उनका निरादर नहीं करता होगा, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। तो दोनों शख्सियत हमारे लिए जाना, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। तो दत्ता साहब, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं आप एनालाइज उसको करते हैं, लेकिन जो शीला जी का कार्यकाल रहा या शीला जी का जो पूरा करियर रहा, पॉलिटिकल करियर रहा, उनका पर्सनल जो चीजें रही, किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं उनको? रोहित जी, सबसे पहले शीला जी और मांगेराम जी को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। शीला जी के साथ मेरे काफी सारे यादें जुड़े हुए हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते, और पर्सनली मैं उनको बुआ करके संबोधित करता था। और मुझे अभी भी याद है अटल जी के सरकार पे जब हम लोग काफी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, उस समय के बहुत सारे ऐसे यादें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 98 से लेके 2001, 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। 2-3 घटनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे अभी भी याद है दक्षिण दिल्ली के उस समय अफ्रीका एवेन्यू के वहां से फ्लाईओवर की निर्माण हो रही थी, और उस समय वहां पे बहुत सारे आसपास में झुग्गी झोपड़ी थे। वहां लेके मामला अटक गया था। अटल जी प्रधानमंत्री थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो कहीं ना कहीं पे राजनीतिक मतभेद चल रहा था उस चीज को लेके, और दोनों पार्टी के बीच में काफी ज्यादा पॉलिटिकल वो हो रहा था, संघर्ष हो रहा था इस पूरे मामले को लेके। मामला वहीं पे अटक गया था। शीला जी अटल जी से मिलने गए और वहां पे 15 मिनट तक वार्तालाप हुई पूरी चीज को लेके, और 15 मिनट के अंदर समाधान निकल गया, और अगले दिन से वहां पे जो पॉलिटिकल जो एक टसल चल रहा था वो अपने आप में शांत हो गया और उसका निर्माण शुरू हो गया। शीला जी की बुआ की जो स्माइल होती थी वो बहुत ही चार्मिंग स्माइल होता था। मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल मतभेद मेरा हमेशा रहा है उनके साथ। जब भी मैं उनसे मिलने गया हूं, अक्सर कहती थी कि मुझे तो पता है कि तू टेलीविजन चैनल पे जाके मेरे विरोध में बहुत कटाक्ष करेगा, पर जाने से पहले खाना खा के जाइयो जरूर। ये एक बेहतरीन चीज होता था शीला जी का। फिर उनके घर पे चमगादड़ होते थे बहुत, जहां वो सीएम की निवास होती थी। शीला जी मुझे एक दिन कहने लगे, शाम के समय मैं गया, मैंने कहा कि बुआ आपके यहाँ पे इतने सारे चमगादड़ हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि लोग चमगादड़ को अशुभ मानते हैं, पर मैं इनको बहुत शुभ मानता हूँ, और सुबह और शाम के समय मैं फल देता हूँ इनको खाने के लिए, और मेरे ही हाथों से ये फल खाते हैं। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि बिल्कुल हटके होता था चीजें, मतलब जिस तरह की बातचीत होती थी। मैं मानता हूं कि आज के डेट में ऐसे पॉलिटिशियन मिलना बहुत मुश्किल है, जिनका पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, पर उसके साथ भी जो अपनापन था और दिल्ली के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो एक साझा सोच था, जो अटल जी के अंदर था और उनके अंदर था, वो साझा सोच के लिए शायद दिल्ली का इतने बड़े पैमाने पे निर्माण हो पाया। अटल जी की सरकार पहले टेनियर में, शीला जी के पहले टेनियर के दौरान रहा, पर मैंने कभी नहीं देखा कि जिस तरह का एक राजनीतिक जो एक हड्डा हड्डी की लड़ाई, वो मैंने कभी नहीं देखा, जिस तरह से आज के डेट में दुर्भाग्यपूर्ण देखना पड़ता है। मौजूदा जो सरकार है और भारत सरकार के बीच में कई सारी चीजों को लेकर ऐसे विवाद होता है। उस समय भी दिल्ली आपके एक सेमी स्टेट था और यूनियन टेरिटरी से केवल सेमी स्टेट के हिसाब से तब्दील हुआ था। फिर भी इतनी बेहतरीन वे में निर्माण होना दिल्ली का, और जनता के हित में सोचते हुए दोनों सरकारें कितने बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते थे, वो चीज कहीं ना कहीं पे मैं मानता हूं कि दिल्ली के लिए हमेशा वो चीज वंचित रहेगा आज के डेट में। और शायद ऐसा कोई अगर व्यक्ति आज के डेट में होता, जैसे नवीन जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि दिल्ली के डेवलपमेंट के गति कई दिशा आगे बढ़ जाती, पर दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ऐसे विजनरी स्टेट्समैन पर्सनैलिटी शायद आज के डेट में राजनीति में बहुत कम है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के
होने के बावजूद भी जिस तरह का अपनापन बिल्कुल यही है, यही दिखाते थे, वो बहुत व्यवहार कुशल थी वो। हाँ, मतलब कि वो काबिले तारीफ थे, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस चीज को डिफाइन करने। बिल्कुल व्यवहार कुशलता थी, और यही व्यवहार कुशलता थी जिसने शीला जी को लोकप्रिय बनाया था। और यही वजह कि आज उनका निधन हुआ है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हम लगातार इस बातचीत को जारी रखेंगे, जो उनके राजनीतिक जीवन रहा उसमें किस तरीके से और सारी चीजें हुई, उनके क्या अनुभव निकलकर सामने आए हैं। जो हमारे साथ जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन इसी पर लौट रहे हैं वापस। बात हम कर रहे थे शीला दीक्षित की, जिनका कल निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से, और अब से 1 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए लोग जो लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शीला दीक्षित की शख्सियत को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे थे, जो अनुभव हैं वो साझा कर रहे हैं। मैं आना चाहूंगा सुब्रत भट्टाचार्य जी के पास। सुब्रत जी, मैं बात करना चाहूंगा शीला दीक्षित का समर्पण बहुत था अपने काम के प्रति, क्योंकि जब 2013 में हार हुई थी कांग्रेस की तो उसके बाद एकदम से मतलब वो गायब सी हो गई थी शीला दीक्षित, लेकिन वापस उनसे अनुरोध किया 2019 चुनाव के लिए, तो अपनी एज के बावजूद भी वो वापस लौटी। तो काम के प्रति बड़ा समर्पित थी अपना, जो शीला दीक्षित का था। और यही वो दिखाता कि 2019 भले ही कांग्रेस की हार हुई हो, लेकिन जब पार्टी के अध्यक्ष ने उनको याद किया तो फौरन वापस हाजिर हो गई। 19 से क्यों, उनको 17 में यूपी का जिम्मेदारी दी गई। यूपी में उनको सीएम फेस किया गया था। उनको अगस्त 1998 में डीपीसीसी का चार्ज दिया गया, जब बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में। और नवंबर में जो चुनाव हुए, जब अटल जी की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने कांग्रेस को 70 में से 53 सीट्स दिलाई और कांग्रेस सत्ता में आ गई दिल्ली में। और कांग्रेस से सत्ता में आने के बाद तूतू मैमे की सरकार नहीं चली, जैसे कि आजकल चल रही है आम आदमी पार्टी जो चला रही है तूतू मैमे की सरकार। उन्होंने अटल जी की सरकार के साथ समन्वय में काम किया। दिल्ली मेट्रो, जिसका श्रेय उनको दिया जाता है, वैसे श्रेय जाना चाहिए मदन लाल जी खुराना को, जिन्होंने भी मुख्यमंत्री के रूप में मेट्रो की सबसे पहले बात की थी। अटल जी ने मदन लाल जी खुराना को दिल्ली मेट्रो का चेयरमैन बनाया। शीला जी ने कोई उसकी आपत्ति नहीं की। अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, और मदन लाल जी खुराना और एचकेएल भगत दिल्ली के 2 दिग्गज नेता थे। शीला जी उनके सामने बौना थी और उनके साथ मिलकर काम किया। शीला जी तो मैं 1972 से जानता हूं। 1972 में छात्र नेता के रूप में पहली बार कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? आपको औपचारिकता से वो तो पॉलिटिक्स में 1980 के बाद ही आई हैं। अनौपचारिक रूप में उमाशंकर दीक्षित की बहू, उमाशंकर दीक्षित इंदिरा जी के गृह मंत्री भी थे और कांग्रेस के ट्रेजरर भी थे। 20 अकबर रोड में उनका निवास था। इंदिरा जी ने 1972 में जब एनएसयूआई की गठन हो रही थी, रंगाराजन कुमार कर रहे थे, और दीपक मल्होत्रा को दिल्ली का यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट बनाया गया, तो शीला दीक्षित को कहा गया कि वो दिल्ली के चुनाव की निगरानी करेंगी यूनिवर्सिटी की, जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। हाँ, वो चुनाव कांग्रेस हार गई थी, पर 1972 से लेकर 47 साल गुजर गए, मैंने कभी शीला दीक्षित को गुस्सा होते हुए नहीं देखा, किसी से अव्यवहार करते हुए नहीं देखा। वो सही मायने में एक लिबरल। ठीक है सर, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त राज बब्बर कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वहां चल रहे हैं। किया मैं जब उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष के रूप में गया, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जो पहचान, जिसने सिर्फ काम से मतलब रखा, पार्टी की हमेशा एक वफादार और एक मजबूत सिपाही की तरह से तो हमेशा उन्होंने अपना एक चेहरा स्टेब्लिश किया। मैं जब उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष के रूप में गया, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जो पहचान थी और उसकी मुख्यमंत्री का जो चेहरा था, वो शीला जी थी, और मैं उस पहचान के साथ में अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी।
मेरे लिए वो बहुत गौरव की बात थी, क्योंकि मेरे साथ शीला जी का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था। जब मैंने ड्रामा स्कूल से अपनी ट्रेनिंग खत्म की तो मैंने श्री विनोद दीक्षित जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और वो आगरा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो शरद उत्सव में जब हमें आगरा में इनवाइट किया गया तो पूरा हमारा ट्रुप जो था वो शीला जी ने उसकी देखभाल की। रिश्ता बहुत पुराना, राजनीति में आने के बाद भी मैंने अपने पुराने रिश्ते के साथ ही हमेशा उनको जाना, उनको पहचाना, और उन्होंने हमेशा मुझे उसी तरह का प्यार दिया। इस देश के लिए एक ऐसा चेहरा, अगर दिल्ली का चेहरा किसी मुगलों ने अगर बनाया था तो उसके बाद अगर अंग्रेजों ने संवारा था तो उसको पहचान आज की तारीख। तो अब से तकरीबन 1 घंटे बाद शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा निगम बोध घाट पर। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके पार्थिव शरीर के साथ वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर अंतिम संस्कार को लेकर, पुलिस की किस तरह से व्यवस्था है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित दुबे। ऑल इंडिया कांग्रेस के हेडक्वार्टर यानी 24 अकबर रोड पर आखिरी दर्शनों के लिए रखे जाने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शव अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट पर लाया जाएगा। हम इस वक्त निगम बोध घाट पर हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से सजाया गया है, फूलों से, सफेद फूल यहाँ पर इसको सजाया गया है। ये देख सकते हैं कि इस गेट पर जिस रास्ते से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर उनका आएगा, उनकी देह, पार्थिव देह यहाँ पर आएगी, तो इस रास्ते को किस तरीके से सजाया गया है। ये देखिए, ये सफेद फूलों की ये जो मालाएं हैं ये लगाई गई हैं, और इसके बाद ये जो CNG शवदाह गृह है यहाँ पर लाकर उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जाएगा का। तो अंतिम संस्कार की वहां पर तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। 2:30 बजे निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, और अब से कुछ देर में ही शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट ले जाया जाएगा। उमाकांत पखेड़ा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उमाकांत जी, आपकी भी हुई होगी मुलाकात शीला दीक्षित से, कोई ऐसा वाकया जिसका आप जिक्र यहां पर करना चाहें जो उनकी इस शख्सियत को और बताता हो? देखिए, मैं 88 में दिल्ली आया था, तो मैं किसी साथी के साथ हम खबर के सिलसिले में उनके घर पर गए। वो राजीव गांधी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, और चूंकि राजीव गांधी और नेहरू परिवार के वो काफी क्लोज थी जी, तो जो लोग वो शीला दीक्षित के यहाँ जाकर के दरबार में शामिल होते थे, और बड़ा तेजी से उनका देखिए काम करने का तरीका था। मैं इतना प्रभावित हुआ कि कितना फास्ट, कितना तेजी से उन्होंने दर्जनों लोगों को जो लाइनों पे लगे थे निपटा करके, और कई लोगों को जो अधिकारी है वो फोन करके वहीं पर, उस जमाने में मोबाइल तो नहीं होता था, लेकिन वो एक तार, लंबी रस्सी से टेलीफोन लेकर के वो अधिकारी को कह रही थी कि देखिए 2-3 बार ये सज्जन मेरे पास दरबार में आ गए हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो तीसरी बार मेरे पास नहीं आने चाहिए। तो ये जो उनका काम करने का तरीका है, उनको पता था कि समस्या क्या है, उनको पता था अड़चने कहाँ हैं, और उनको पता होता था समाधान कहाँ है। होता क्या है कि जब नेता को ये चीजें पता लग जाती हैं तो समस्या का समाधान करने में बहुत सरलता हो जाती है। और शीला दीक्षित को 2 गुणों के आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके काम के बारे में और उनके गुणों के बारे में। एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने जिस तरह से चीजें हैंडल की। दिल्ली एक बड़ा टिपिकल, बड़ा कठिन प्रदेश है दिल्ली, देश की राजधानी है, जनसंख्या की समस्या है, यहाँ जो सिविक एम्यूनिटीज है उनकी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन का इतना ग्रोथ हुआ कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, रोजगार की समस्या है, पूरे देश के लोग जिसको कहीं रोजगार नहीं मिलता वो किसी रिश्तेदार के आकर के डेरा जमाता है कि आप दिल्ली में रोजगार ढूंढेंगे। ये सारी समस्याओं को शीला दीक्षित को पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो जन्म हुआ था वो राजनीतिक परिवार में नहीं हुआ था, वो शादी के बाद एक राजनीतिक परिवार में आई, और दिल्ली में जब उनका पदार्पण हुआ राजनीति में तो दिल्ली में बड़े बड़े खेमे थे। हरकिशन सिंह सुरजीत का खेमा था, एक छत्र राजा थे वो दिल्ली के, सज्जन कुमार, जगदीश टाटलर, चौधरी प्रेम सिंह, ये तमाम दिग्गजों के बीच में, और तमाम सबके अपने अपने ग्रुप होते थे। इन ग्रुप्स के बीच में उनको पता था कि दिल्ली की जो समस्या है
दिल्ली की राजनीति की जो समस्या है वो समस्या है ग्रुपिज्म की। तो उन्होंने उसको, और दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि पार्टी के कॉरिडोर के बाहर, पार्टी के ढांचे के बाहर उन्होंने जो सम्मान अर्जित किया। बीजेपी के, मुझे एक बात याद है कि एक समस्या थी जो दिल्ली के होम मिनिस्टर किसी छोटे लेवल के अधिकारी ने कोई नोट भेजा मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सीधा अटल जी से टाइम मांगा और अटल जी से मिली और उन्हें दिखाई कि देखिए आपके होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर, ये 98 की बात है जो जी, ये किस तरह से नोट लिखते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, हम एक ऑटोनोमस, ये एक स्टेट है। तो उन्होंने अटल जी ने वो समस्या सुनी और उनको लगा कि आप बिल्कुल सही कह रही है। उन्होंने, जो मेरी जानकारी है कि आडवाणी जी से इस बारे में चर्चा की और उस समस्या का जो प्रॉब्लम थी वो समाधान निकाला। आज की तरह नहीं है कि वो सड़क पर रायता फैल रहा है, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कन्फ्रंटेशन की राजनीति हो रही है। तो कन्फ्रंट जो तनाव की, मुठभेड़ की और आरोप प्रत्यारोप की और निचले स्तर की राजनीति से ऊपर उठ करके जो उन्होंने, मैंने जैसे कहा कि अपने काम की वजह से, अपने गुणों की वजह से आज वो याद की जा रही है या आने वाले इतिहास में याद की जाएंगी। और दिल्ली की, आधुनिक दिल्ली का जो हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, वो शीला दीक्षित का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। और मैं ये बात बड़ी शिद्दत के साथ कह रहा हूं कि ऐसा राजनेता, ऐसा मुख्यमंत्री जो पद पर पहुंचने के बाद लोकप्रिय हुआ, लोग तो पद के पहले लोकप्रिय होते फिर उनको चुना जाता है, ये लोकप्रिय, इसको बिल्कुल उमाकांत जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा।